गुड मॉर्निंग सिस्टर। और आज अपना टॉपिक है पेशेंट शिफ्टिंग, डॉटोक्लेविंग एंड स्टेरिलाइजेशन। तो सबसे पहले मैं ये बोल रही हूँ पेशेंट शिफ्टिंग कैसे करना है। तो आप लोग जो एक पेशेंट को ओटी में लेके आना तो उसको क्या क्या आप लोग करके आएंगे, उसका फाइल का पूरा डिटेल्स आप लोग कैसे लेके आएगा। तो अपने पास एक प्रियोरिटी चेकलिस्ट है। वो चेकलिस्ट में पूरा अपना ये लाइन लिखा है कि पेशेंट को क्या क्या अपने को करके लाना है, उसका डायग्नोसिस क्या है, उसका कौन सा साइड में सर्जरी करना है, उसका कौन सा एंटीबायोटिक दिया, कब दिया है, और क्या एनेस्थीसिया है, पेशेंट को आईवी लाइन है कि नहीं है। उसमें सब एक प्रियोरिटी चेकलिस्ट करके अपने पास है। वो चेकलिस्ट सब लोगों ने देख लिया होगा। तो अगर देखकर भी तो भी आप लोग है ना वो पढ़ के नहीं आता है, इसलिए कोई भी पेशेंट को शिफ्ट करते हो तो आप लोग बताता नहीं है कि पेशेंट को क्या हुआ है, पेशेंट को डायग्नोसिस नहीं पता नहीं रहता है, पेशेंट का नाम पता नहीं रहता है, पेशेंट का कौन सा साइड है वो पता नहीं रहता है। इसलिए आप लोग ये प्रायोरिटी चेकलिस्ट पूरा पढ़ के उसमें 3-4 कॉलम बनाए हैं। स्टाफ नर्स, आरएमओ, ओटी स्टाफ और सर्जरी के बारे में लिखना उसमें लिखा है। और सबसे पहले उसमें लिखा है कि एसोसिएटेड डिसीज यानी पेशेंट को क्या क्या बीमारी है। हाइपरटेंसिव है क्या पेशेंट, डायबिटीज है क्या पेशेंट, पेशेंट अस्थमा पेशेंट है क्या, ये सब उसमें लिखा है। और दूसरे इसमें लिखा है पेशेंट का कुछ ड्रग रिएक्शन है क्या, एलर्जी है क्या, तो वो अपने को देखना है। और थर्ड इसमें लिखा है एनपीएम स्टेटस। तो पेशेंट कब खाना खाया है वो आप लोग एक बार पेशेंट ओटी में आने का पहले एक बार पेशेंट को पूछ लो। पेशेंट कॉन्शियस रहता तो पेशेंट को पूछ सकते हैं आप कब खाना खाया है, कि कितने बजे खाना खाया है, वो सब आप लोगों को पता नहीं रहता। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले पेशेंट की एनपीएम स्टेटस पता रहना चाहिए। तो अगर एनपीएम स्टेटस आप लोगों को पता नहीं है कि क्या एनेस्थीसिया देने के बाद में क्या उसका कॉम्प्लिकेशन होता है, क्योंकि किसको किसको अपने को पेशेंट को भी बाद में नुकसान हो जाता है, अपना भी नुकसान हो जाता है। इसलिए एक बार आप लोग पेशेंट का एनपीएम का स्टेटस पूछना चाहिए। ठीक है। सेकंड है प्रोफाइलाइटिक एंटीबायोटिक। प्रोफाइलाइटिक एंटीबायोटिक कब दे रहे हैं वो भी पॉलिसी अपने पास है। तो एक 1 आवर बिफोर सर्जरी के 1 घंटे पहले अपने को एंटीबायोटिक देना जरूरी है। तो आप लोग सिर्फ एक बार जो सर्जन है उनको एक बार पूछ लो कि क्या एंटीबायोटिक देना है, कि कितने बजे देना है। तो ये भी स्टेटस आप लोगों को कुछ पता नहीं रहता। ठीक है, तो पेशेंट का शिफ्टिंग का पहले ये सब आप लोगों को पता रहना चाहिए। और दूसरी है कि प्री मेडिकेशन। पेशेंट का हाइपरटेंसिव है, पेशेंट का थायराइड है, पेशेंट डायबिटीज है, ये सब है तो आप लोग उसका भी स्टेटस पेशेंट ना पूछना चाहिए। और एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड, एनेस्थीसिया पेशेंट को जीए है कि स्पाइनल है कि वो भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है आईवी लाइन। आईवी लाइन पेशेंट को नहीं है तो भी बताना है आपको, है तो भी बताना है आप लोगों को, क्योंकि आईवी लाइन रहने के बाद में भी पेशेंट का आईवी आउट रहता है, आप लोगों को वो भी पता नहीं रहता। और वो ये मेन चीज है, आप लोगों को कुछ भी चीज बताता नहीं है, तो वो भी स्टेटस आप लोगों को दे के आना है। और पेशेंट का कैथेटर है क्या, यूरिनरी कैथेटर डाला है क्या नहीं डाला है, कि वो भी आप लोगों को बताना है। और यूरिनरी कैथेटर होने के बाद में पेशेंट का कभी कभी यूरिन तुम लोगों ने पूरा एम्प्टी किए क्या, कभी कभी पेशेंट का यूरोबाइल में यूरिन नहीं रहता, तो वो भी हमको पता रहना चाहिए पेशेंट का यूरिन आउटपुट तुम लोगों ने एम्प्टी किए कि नहीं है, पेशेंट का कैथेटर है क्या नहीं है, ये पूरा आप लोगों को पता रहना चाहिए। पेशेंट का शिफ्ट होने का पहले ये सब स्टेटस आप लोग को पता रहना चाहिए। दूसरी बात है अपने इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गई क्या करके देखना है आप लोग को। और कोई औरतों का सर्जरी हो, न्यूरो का सर्जरी हो, उनका भी सीटी स्कैन, एक्सरे, ये सब पेशेंट को हुआ कि नहीं हुआ वो भी आपको कंफर्म करना है।
और दूसरी इसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन में अभी एक नया अपना ये है आरटीपीसीआर भी पेशेंट को हुआ कि नहीं हुआ, एचआईवी एचबीसीजी हुआ कि नहीं हुआ, वो भी आप लोग को पता रहना चाहिए। और न्यूरो सर्जरी में, ईएनटी सर्जरी में और न्यूरो औरतों का सर्जरी, ये तीनों सर्जरी में अपने को ये भी देखना है कौन से साइड में सर्जरी करना है, साइड मार्किंग बोलते हैं उसको। तो वो भी सर्जिकल साइड मार्किंग आप लोगों को करना है, क्योंकि अपने को पता रहना चाहिए कि कौन से साइड में पेशेंट का फ्रैक्चर है, कौन से साइड में न्यूरो सर्जरी है, तो कौन से साइड में है उनका, लेफ्ट है कि राइट है, कि औरतों में भी लेफ्ट है कि राइट है, कि न्यूरो में है और ईएनटी सर्जरी में है, वो भी आप लोगों को पता रहना चाहिए, क्योंकि सर्जिकल साइड मार्क करके आना है। ठीक है। दूसरी है पार्ट प्रिपरेशन। पार्ट प्रिपरेशन भी पेशेंट को करना चाहिए। पीएससी हुआ, प्रिसिशन फिटनेस हुआ, वो भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। कंसेंट हुए क्या, वो भी कंसेंट ये है, क्योंकि सर्जरी कंसेंट है, प्रोसीजर कंसेंट है, एनेस्थीसिया कंसेंट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंसेंट है, लैप्रोस्कोपी कंसेंट है, एम्पुटेशन का कंसेंट है। ये सब कंसेंट प्रोसीजर के हिसाब से आप लोगों को वो भी चेक करके आना है। और पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन आप लोग कैसे करते हो, वो भी आप लोग को पता रहना चाहिए, क्योंकि पेशेंट का फाइल में फाइल एक लेके आएगा, तो भी पेशेंट का कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है वो भी आप लोगों को देख के आना। उसके लिए अपन क्या करते हो, रिस्ट बैंड लगाते हैं, वो भी पेशेंट को है क्या नहीं है करके आप लोग को देख के लेके आना है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि आप लोगों को एक पेशेंट को लेके आना है, तो पेशेंट को शिफ्टिंग में और आपको पेशेंट को कैसे लेके आना है, और पेशेंट को ओटी से पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को कैसे लेके आना है और पेशेंट को कैसे लाना है, ये भी आप लोग को पता रहना चाहिए। ओटी से अगर पेशेंट को सर्जरी होने के बाद में आप लेके जाना, तो ओटी का भी सिस्टम है, उसे आपको पूरे हैंडओवर लेना, पेशेंट को क्या क्या दिया है, पेशेंट को जीए में है क्या, स्पाइनल में है क्या, पेशेंट को ड्रेन है क्या, पेशेंट को कौन सा एनेस्थीसिया दिया है, पेशेंट को कुछ एंटीबायोटिक दिया, कुछ पेन किलर दिए क्या। कभी कभी ऐसा है ऑर्थो सर्जरी में, न्यूरो सर्जरी में डबल डोज एंटीबायोटिक अपन देते हैं, तो पेशेंट का कंडीशन के हिसाब से। तो वो भी आपको पूछना है, क्योंकि पेशेंट को ड्रेन है तो पेशेंट को कैसे कुछ सर्जरी में, औरतों के सर्जरी में कभी क्लैम्प करके रखते हैं, जनरल सर्जरी में भी ड्रेन कभी क्लैम्प करके रखते हैं, ये सब आप लोगों को पूछना है। पेशेंट को शिफ्टिंग कैसे करना है, तो ये आप लोगों का एग्जैक्टली पता रहना चाहिए। ठीक है। और दूसरी अभी सेकंड है ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग बोलेंगे तो ऑटोक्लेविंग इज अ प्रोसेस यूज्ड टू स्टडी microorganisms and decontaminated biohazards waste and microbiological equipment used at the biosafety level. Autoclave is high pressure and high temperature steam for स्टेरिलाइजेशन। ऑटोक्लेविंग एक ऐसी क्रिया है कि जिसमें जीवाणु को नष्ट किया जाता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट में है कि ब्लड है, उसमें ब्लड स्ट्रीम रहता है कि उसको लिया जाता है, उसका शुद्ध किया जाता है ऑटोक्लेविंग देने में। तो क्योंकि उसको ऑटोक्लेविंग में अपन कैसे करना है, उसका प्रोसीजर कैसे है, तो एक ऑटोक्लेविंग अपन करने का पहले एक इंस्ट्रूमेंट अपन यूज करने के बाद में अपन उसको कैसे ऑटोक्लेविंग करना है, प्रोसीजर ऑफ ऑटोक्लेविंग। Before autoclave, all the articles must be washed properly with detergent. अपन एक इंस्ट्रूमेंट लेने का यूज करने के बाद में उसको कैसे करना है, उसको प्रॉपरली डिटर्जेंट डाल के उसको वॉश करना है। The articles contaminated with blood, body fluid must be cleaned with disinfectants. तो उसको अपन कैसे करना है, क्योंकि वो डिकंटामिनेट के लिए अपन एक उसके ऊपर अपने को समझो कि वो ब्लड बॉडी फ्लूइड वो सब क्लीन करने के लिए अपन एक डिटर्जेंट डालते हैं, मल्टी रैपिड एंजाइम सॉल्यूशन करके सॉल्यूशन डाल के उसको आधा घंटे तक रखना पड़ता है।
उसके बाद में all the material for autoclave must be clean and prepared on a clean place. अपन एक ऑटोक्लेव करने के इंस्ट्रूमेंट वॉश करने के बाद में अपन गंदा गंदा साइड में आपको रखेंगे कि नहीं रखेंगे, उसको क्लीन एंड प्रिपेयर ऑन अ क्लीन प्लेस। तो उसको क्लीन प्लेस में अपन रखेंगे। उसको अभी कैसे अपन रैप करते हैं, रैप द ट्रे मटेरियल इन क्लीन सर्जिकल टॉवल, रैपिंग टू tightly will embed steel penetration, decreasing effectively of the process. The tray's drum must be tightly sealed and steel cannot penetrate. Label the pad with the weight of autoclave name and tightening tray. तो कौन सा ट्रे अपन पार किया है, वो कौन सा ट्रे है कि किसने पार किया है, वो भी अपने को इसमें लेबलिंग करना बहुत जरूरी है। अभी थर्ड है स्टरलाइजेशन। The process of making something free from bacteria, other living microorganism। तो स्टरलाइजेशन ऐसा है कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया वो सब निकलना चाहिए, उसमें स्टरलाइजेशन करना है। तो ऐसा है, अभी आपका जो ऑटोक्लेव का कैसे करना है, स्टरलाइजेशन कैसे करना है, और पेशेंट को शिफ्टिंग कैसे करना है, कोटिंग में पेशेंट को कैसे शिफ्ट करना है, ये सब आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो पेशेंट को कैसे शिफ्ट करना है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स मैंने बताया कि अपने पास एक प्रियोरिटी चेकलिस्ट हो, सभी लोगों को वार्ड में है। अभी जो भी न्यू स्टूडेंट आए उनको भी आप लोग जो सीनियर हो गए हैं बताना चाहिए, दिखाना चाहिए कि पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करने का पहले अपने को क्या क्या करना पड़ता है, इसका क्या क्या प्रोसीजर है, ये सब आपने एक बार वो पढ़ने के बाद में आप लोग टिक करना, क्योंकि वो टिक करने के पहले आपने पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं, तो सिर्फ टिक कर करके करके जाने से कुछ मतलब ही नहीं, ठीक है। इसलिए पूरा उसमें एक एक पॉइंट अपना जो प्रियोरिटी चेकलिस्ट में एक एक पॉइंट लिखा हुआ, पूरे एक एक पॉइंट पढ़ के उसमें आप देखना चाहिए, क्योंकि अभी एनपीएम में पेशेंट एंट्री नहीं का आप टिक करोगे, आपको पता नहीं रहता कि वो पेशेंट एंट्री है कि नहीं, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन है। पेशेंट कॉन्शियस है तो पेशेंट को पूछ सकता है, आपका वार्ड में सीनियर है तो सीनियर को पूछ सकता है, सीनियर नहीं तो आपको हाउस ऑफिसर लोग रहते हैं उनको पूछ सकता है। ये सब आप कंफर्म करने के बाद में वहाँ पे टिक करना, और पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन का कैसे करना है वो भी आप लोग एक बार चेक करने के बाद में टिक करना, ठीक है। आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।